गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का इन्वायरमेंट लॉ क्लास वन में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमें समझाता है कि इंसान और प्रकृति के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो जो हवा हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज हमारी लाइफ को सस्टेन करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ क्या रोल प्ले करता है, ये सब हम इस सब्जेक्ट में समझेंगे। तो ये क्लासेस स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन गई हैं जो भी जुडिशरी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस जे हो, सिविल जज एग्जामिनेशन हो, या किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हो। इसके अलावा अगर आप क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप अपने यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये क्लासेस इन्वायरमेंटल लॉ की आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और बाकी भी जो लॉ सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है। तो इन एग्जाम्स में बेसिकली इन्वायरमेंटल लॉ से क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आर ऑफन आस्क्ड इन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। ठीक है। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पूछे जाते हैं और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है। हम क्वेश्चंस भी करेंगे। In every class we will solve some or the other questions to maintain that level of consistency of practice during the classes itself। ठीक है। तो इस पूरी सीरीज में हम रट्टा लगाने की अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे। हम ये समझेंगे कि इन्वायरमेंटल लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्वायरमेंटल को किस तरह प्रोटेक्ट किया है, पार्लियामेंट ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉज बनाए, और जुडिशरी ने अपने लैंडमार्क जजमेंट्स के थ्रू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को कैसे स्ट्रेंथन किया, कैसे स्ट्रांग किया, कैसे इनहेंस किया। तो मैं आपसे बस इतनी एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप हर क्लास को एक कंसिस्टेंसी के साथ अटेंड करेंगे, अपने नोट्स को बनाएंगे, कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, और रिवीजन को अपनी प्रिपरेशन का एक रेगुलर पार्ट बनाएंगे। अगर आप बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लोगे तो इन्वायरमेंटल लॉ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा। तो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द क्लासेस ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। एंड अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और बेसिकली आज की क्लास को शुरू करने से पहले, अगर हम पहला सब्जेक्ट अगर शुरू कर रहे हैं, हमें पता है इन्वायरमेंटल लॉ है, तो इन्वायरमेंटल लॉ में हमारी क्या अप्रोच रहेगी, वो सारी चीजें तो हम डिस्कस करेंगे ही। कि हम चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है। उसके पहले आई विल मेक यू राइट द सिलेबस। आप लोग सिलेबस लिख लीजिए इन्वायरमेंटल लॉ का। दिस सिलेबस इज गोइंग टू बी अ कॉमन सिलेबस फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। ठीक है। whether it's CLAT PG, whether it's AIB, whatever exams you are appearing in, it is common syllabus for all the examinations. So everybody can put the heading. uh, just a minute. Syllabus for environmental law। इसी सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस आई एम मेकिंग यू राइट, इसी सीक्वेंस में वी विल बी स्टडिंग एनवायरमेंटल लॉ टॉपिक वाइज। ठीक है। इसी अप्रोच में, इसी सीक्वेंस में हम एनवायरमेंटल लॉ को पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज सिलेबस को उसी अप्रोच में लिखिएगा। एंड एवरीबडी कैन राइट द सिलेबस। पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड स्कोप। हमारा जो पहला टॉपिक होगा इसमें होगा मीनिंग एंड स्कोप। इमर्जेंस ऑफ environmental legislations in India। ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में, अब मतलब इस सब्जेक्ट में। थर्ड रहेगा इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ।
इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ। फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स ऑफ environmental protection for environmental protection. Okay. Next is law of crimes and environment. Law of crimes and environment. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। फिर सेकंड है हमारा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। दो टॉपिक्स और बच रहे हैं, जल्दी से आप ये लिख लीजिए। आई एम इरेजिंग द टॉपिक्स फ्रॉम अबव एंड आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेन ऑल्सो, so that आपको पता लग जाए कि ये आई एम इरेजिंग दिस टॉपिक। आई एम इरेजिंग द फर्स्ट टॉपिक एंड आई एम राइटिंग द एट्थ टॉपिक नाउ। एट्थ टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है। एट्थ टॉपिक इज द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ओके दिस इज ये जो हमने वाटर वाला लिखा है, सॉरी इट्स 1974। इट्स नॉट 1981, इट्स 1974। दिस वाज 1981। I am erasing the second topic to write the ninth topic. I hope you all have written the second topic. Okay. Ninth topic I am writing. The Environment Protection Act. The Environment Protection Act of 1986. Yes. ठीक है, सबने लिख लिया? Everybody has written the syllabus? Has everybody written the syllabus? जिसने नहीं लिखा है, please take a pause, take the screenshot and write it accordingly. I have written the syllabus for you and see this is very much common. आप अगर क्लैट पीजी दे रहे हो, ठीक है, अगर आप जुडिशरी दे रहे हो, आप एआईबी दे रहे हो, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम दे रहे हो, जो भी लॉ एग्जाम दे रहे हो, उसमें यही सिलेबस आता है। दिस इज द इंटायर सिलेबस फॉर एनवायरमेंटल लॉ विच वी आर गोइंग टू कवर।
ठीक है। एंड मोटा मोटा इफ आई टेक द नंबर ऑफ क्लासेस, सो आई टेल यू द नंबर ऑफ क्लासेस, मे बी फर्स्ट में तो 19, not more than 15 to 16 classes. In 15 to 16 classes, we will complete the entire environmental law. In 15 to 16 classes, we'll complete the environmental law. ठीक है, 15 से 16 क्लास में environmental law complete हो जाएगा. And we will be also practicing daily questions. Daily 3 questions we'll be practicing. ठीक है, we'll be practicing daily 3 questions, ताकि आप कहीं पे लैक नहीं करो, आपका जो एप्लीकेशन है कंसेप्ट्स का वो स्ट्रांग हो जाए. इसीलिए विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एवरी डे ऑन अ रेगुलर बेसिस. डन? रिटन द सिलेबस एवरीबॉडी? ओके, आई एम इरेजिंग इट. थैंक यू एवरीबॉडी. आगे बढ़ते हैं. इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पन्ने पे. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक के साथ हम शुरू कर रहे हैं. और हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट इज आवर फर्स्ट टॉपिक? Introduction to environment, meaning and scope. This is going to be our first topic. करें शुरू? ठीक है. देखो, सबसे पहले अगर हम environment शब्द की ओरिजिन को देखें, ठीक है, अगर हम environment शब्द के ओरिजिन को देखें तो हमारा environment टर्म कहां से ओरिजिनेट हुआ है? कहां से ओरिजिनेट हुआ है? एक फ्रेंच टर्म था. यहां पे थोड़ा सा गलती हो गई है हमसे. इट्स दिस इनवेरोनर. ये है फ्रेंच टर्म. ठीक है. और जो लेटिन वर्ड है, इट इज करेक्टली रिटन. ठीक है, तो इनवेरोनर है ना, जिसका मतलब होता है टू सराउंड, यानी किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना. घेर लिया मैंने, तुम यहां सेंटर में हो, मैंने तुम्हें यहां से घेर लिया, सराउंड कर लिया मैंने. क्या होता है इनवेरॉन का या फिर इनवेरोनर का मतलब? टू सराउंड, टू इनसर्कल, है ना. सिंपल शब्दों में समझें तो जो कुछ भी हमें हर तरफ से सराउंड करता है, जिसके बीच हम रहते हैं, और जो हमारी लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, वो क्या है? वो हमारा इन्वायरमेंट है. अब अक्सर स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट सुनते ही सिर्फ पेड़ पौधे जंगल के बारे में सोचते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट उससे कई ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है. इसमें क्या क्या आते हैं? क्या क्या आते हैं इसमें? एयर, वाटर, लैंड, और बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग एंटिटीज भी आते हैं. क्या क्या आते हैं? एयर, प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, लैंड, वाटर, लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स. इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों आते हैं. समझ पा रहे हो? बताया तो, प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शामिल होते हैं. ये सब अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, बल्कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक इंटरकनेक्टेड चेन बनाते हैं. दे इंटरैक्ट विद ईच अदर. दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ चेन. दे इंटरैक्ट विद ईच अदर. म्यूचुअल इंटरैक्शन होता है. दे फॉर्म अ चेन. एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाते हैं. इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. व्हाट इट इज कॉल्ड? इकोसिस्टम. समझ पा रहे हो? तो इसी बेसिस पर इंवायरमेंट को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. पहले आते हैं हमारे कौन से? बायोटिक फैक्टर्स. कौन से आते हैं हमारे? पहले कौन से फैक्टर्स आते हैं हमारे? बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग कंपोनेंट्स. दूसरे कौन से आते हैं? ए बायोटिक फैक्टर्स. ये क्या होते हैं? ये नॉन लिविंग होते हैं. समझ पा रहे हो? बायो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द, ये जो टर्म है बायो, इसका मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ. बायो टर्म का क्या मतलब होता है?
लाइफ। इसीलिए बायोटिक फैक्टर्स में सारे लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा आता है ए बायोटिक। ए का मतलब होता है विदाउट, और बायोटिक मतलब होता है लाइफ। बायोटिक मतलब क्या होता है? लाइफ। और यहाँ पे जो ए है, इसका मतलब क्या होता है? विदाउट। विदाउट लाइफ दैट इज नॉन लिविंग। जिस चीज के अंदर लाइफ नहीं है, इट इज ऑब्वियसली इट इज नॉन लिविंग। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए ए बायोटिक फैक्टर्स वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, है ना? जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स। तो देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्वायरमेंट सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग चीजों की लिस्ट नहीं है। इन्वायरमेंट उनके इंटरेक्शंस का नाम है। अगर पानी पोल्यूटेड हो जाए तो एक्वेटिक एनिमल्स इफेक्ट होंगे, होंगे। अगर फॉरेस्ट कट जाए तो एनिमल्स का जो घर है, जो हैबिटेट है, वो खत्म हो जाएगा, और क्लाइमेट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो ह्यूमन हेल्थ डायरेक्टली इफेक्ट होगा। ह्यूमन हेल्दी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यानी एक कंपोनेंट में डिस्टरबेंस मतलब पूरे इकोसिस्टम को डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और मिलकर लाइफ को सस्टेन करते हैं। इन्वायरमेंटल लॉ इसी डेलिकेट बैलेंस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो और फ्यूचर जनरेशंस का भी राइट टू अ हेल्दी, क्या, राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट सुरक्षित रहे। समझ गए? समझ गए? समझे? तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? दे डिपेंड ऑन ईच अदर। दे डिपेंड ऑन ईच अदर। दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर सस्टेनेंस। ठीक है? तो environment includes both abiotic, biotic factors refers to living components, non-living, air, water, land, living interact together। ठीक है, समझा दिया मैंने, खत्म। इतना ही था। environment क्या होता है, समझ गए? क्या होता है environment? वेरी नाइस। कितना सिंपल सा तो टॉपिक है। अब हम आते हैं स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ environment। स्टैट्यूटरी, ये जो टर्म स्टैट्यूटरी देख रहे हो, इट मींस लीगल, इट मींस लॉ, backed by law और सपोर्टेड बाय लॉ। ये होता है स्टैट्यूट। ठीक है? तो देखते हैं। अब तक हमने इन्वायरमेंट का जनरल मीनिंग समझा था, लेकिन लॉ के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग जानना काफी नहीं होता। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टैट्यूट्स यानी जो लॉज होते हैं वो इन्वायरमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। हाउ डज लॉ सपोर्ट्स द इन्वायरमेंट? सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमें कौन से देता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के सेक्शन 2 ए में, सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बताई गई है। समझ पा रहे हो? ये एक्ट, ये जो हमारा एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये एक्ट इन्वायरमेंटल लॉ का बैकबोन माना जाता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है? इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर एंड लैंड। Environment is includes these three components: air, water and land। Getting my point? और जो इनका रिलेशनशिप होता है आपस में, which exist among and between water, air and land, human beings, other living creatures। तो इनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप होता है, इनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप होता है, वो भी कहाँ डिफाइंड होता है? इस एक्ट में डिफाइंड होता है। ठीक है? ये एक्ट कैसे डिफाइन कर रहा है इन्वायरमेंट को? इन्वायरमेंट
consists of the three major components: air, water, and land. And it deals with the interrelationship among the human, other living creatures, plants, microorganism and property. और एयर, वाटर और लैंड के बीच में भी इंटर है. दिस इंटर is between the air, water and land also. Clear? Clear? तो इस डेफिनेशन को ध्यान से समझिए. लेजिस्लेचर ने सिर्फ एयर, वाटर और लैंड को एनवायरनमेंट नहीं माना है, उसने ये भी एम्फसाइज किया है कि इन सब के बीच जो रिलेशनशिप और इंटरेक्शन होता है वही एनवायरनमेंट का एक्चुअल एसेंस है. ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए और इवन प्रॉपर्टी भी इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम का पार्ट है. अगर किसी एक कंपोनेंट को नुकसान होता है तो उसका बाकी कंपोनेंट्स पे भी असर पड़ता है, बिकॉज दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. इंटर रिलेशनशिप है इन सब के बीच में. समझ पा रहे हैं? दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी पोल्यूटेड हो जाता है तो एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होगी. इफ वाटर इज अफेक्टेड, एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होगी, ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट होगी, प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है ना. आई एम टेलिंग यू. जस्ट टेल मी, if water is polluted, so sorry, water की spelling भी I'm writing. If water is polluted, tell me the consequences. Tell me the consequences of the polluted water. बताइए, अगर पानी polluted होगा तो क्या consequences होंगे? हाँ सर, एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होगी. एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होगी. और क्या होगा? ह्यूमन हेल्थ पे भी इंपैक्ट आएगा. ह्यूमन हेल्थ पे भी इंपैक्ट आएगा. और बताइए. और बताइए. प्रॉपर्टी डैमेज होगी. डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी. और क्या होगा? जल्दी बताइए. इसी. ठीक है, बस करो. इतना सफिशिएंट है. दीज आर सफिशिएंट. ठीक है. तो आपका इस तरह एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूशन, प्लांट्स, एनिमल्स और इंसान सबको इक्वली अफेक्ट करता है. इसीलिए इन्वायरमेंटल लॉ का फोकस इंडिविजुअल एलिमेंट्स से ज्यादा उनके इंटर रिलेशनशिप पे होता है. ठीक है. बिकॉज अब आप देखो, अगर पानी पोल्यूटेड होगा तो एक्वेटिक लाइफ जो पानी के अंदर है, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन वो पानी पिएगा. ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या है? दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. ये क्या है? ये इंटरकनेक्टेड है. इसीलिए ओवरऑल इंपैक्ट हो रहा है. इसीलिए इंपैक्ट पूरी तरीके से हो रहा है. समझ पा रहे हैं आप? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. तो इसी कंसेप्ट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 ने सेक्शन 2 क्लॉज सी में भी अडॉप्ट किया है. इस एक्ट में एनवायरनमेंट की डेफिनेशन सब्सटैंशियली सिमिलर है. इट इज सब्सटैंशियली सिमिलर. सब्सटैंशियली सिमिलर मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर. ऑलमोस्ट क्या, पूरी सिमिलर है. अगर तुम बेयर एक्ट उठाओगे इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल बी ब्रिंगिंग द बेयर एक्ट ऑल्सो. इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, पूरी तरीके से सिमिलर है टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स डिसाइड करते वक्त एनजीटी भी इन्वायरमेंट को एक ब्रॉड इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम के रूप में देखता है. एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से याद रखिए, सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट. और इसका कीवर्ड है इंटर रिलेशनशिप अमंग लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. ठीक है, समझ आ गया? Sir, can we have the dictation notes also? Sham, you want dictation notes also? ठीक है, dictation notes I'll try to give you the dictation notes also. थोड़ा सा इसको I'll crop. ठीक है.
तो अब हमारा एक केस लॉ होता है जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपके इस लेक्चर का है। केस लॉ। आप सबको केस लॉ बहुत पसंद है, ठीक है। तो जो पहला केस लॉ हमारे पास आ रहा है वो है टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। दिस इज द केस लॉ। ये रहा केस लॉ। हाँ, स्पेलिंग थोड़ी सी अटपटी है, साउथ इंडियन नेम लग रहा है, थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है। देखो, ये जो केस है, इट इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन्वायरमेंटल लिटिगेशन इन इंडिया। इट इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन्वायरमेंटल लिटिगेशन इन इंडिया, है ना। समझ रहे हो? नहीं समझ आ रहा? देखो, अब तक हमने देखा कि स्टैट्यूट्स एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल लॉ में जुडिशरी का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कोर्ट्स को इन्वायरमेंट कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करना पड़ता है। सर, स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही है, वेट, आई विल डू दिस फॉर यू। अब दिख रही है? अब दिख रही है? ठीक है। हाँ, क्या व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ, कई बार कोर्ट्स इन्वायरमेंटल कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करता है। इसी कंटेक्स्ट में टीएन गोदावर्मन वर्सेस थिरुमुलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट, यू कैन मेंशन इट, इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट। यार, हम लोग केस लॉज वगैरह पढ़ते रहेंगे, यू डोंट हैव टू वरी, वी विल कीप स्टडिंग द केस लॉज, ठीक है। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में टीएन गोदावरनम तिरुमुलपाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। तो ये केस शुरुआत में फॉरेस्ट की इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग यानी अंधाधुंध डिफॉरेस्टेशन को रोकने और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइल किया गया था। किस लिए फाइल किया गया था? टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। किस लिए फाइल किया गया था? टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ताकि हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को बचा पाए, डिफॉरेस्टेशन ना हो। लेकिन धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज किया कि इन्वायरमेंटल इश्यूज सिर्फ फॉरेस्ट तक लिमिटेड नहीं होते। इसी वजह से ये केस एक कंटिन्यूइंग मैंडेमस में कन्वर्ट हो गया। कंटिन्यूइंग मैंडेमस का मतलब है कि कोर्ट केस को क्लोज नहीं करती, बल्कि टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देती रहती है, ताकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सके। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये किया कि इन्वायरमेंट शब्द को कैसे समझा जाए, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस टर्म इन्वायरमेंट। ये जो इन्वायरमेंट टर्म है, इसको कैसे समझा जाए? क्या कोई तरीका है इसको समझने का? क्या इसका नैरो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए या ब्रॉड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वायरमेंट को एक फिक्स्ड और प्रिसाइज डेफिनेशन में बांधना बहुत मुश्किल है। ऑर्डिनरी सेंस में इन्वायरमेंट का मतलब होता है किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट या लिविंग बीइंग के सराउंडिंग्स। लेकिन कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पॉलीसेंट्रिक और मल्टीफेसेड होती हैं। क्या होती हैं? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? पॉलीसेंट्रिक होती हैं और मल्टीफेसेड होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज में बहुत सारे इंटरकनेक्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं? सोशल इंटरेस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकते हैं, और कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं? इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी हो सकते हैं, इकोलॉजिकल कंसर्न्स हो सकते हैं, और कुछ डेवलपमेंट नीड्स हो सकती हैं, कुछ डेवलपमेंट नीड्स हो सकती हैं। तो कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंसान की एग्जिस्टेंस और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इंडिस्पेंसिबल है। यानी
हेल्दी इन्वायरमेंट को कोई लग्जरी नहीं है, ये ह्यूमन सर्वाइवल की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसीलिए इन्वायरमेंट का कंसेप्ट सिर्फ फॉरेस्ट, रिवर्स या नेचुरल रिसोर्सेज तक लिमिटेड नहीं हो सकता। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच का इंटर रिलेशनशिप भी शामिल है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस जजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। पहला, जुडिशरी इन्वायरमेंटल मैटर्स में ब्रॉड और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करती है। दूसरा, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में सोशल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल इंटरेस्ट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तीसरा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक्ड है। और लास्टली, टीएन गोदावर्मन केस इंडिया की सबसे सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल लिटिगेशंस में से एक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट के रूप में समझा और प्रोटेक्ट किया। समझ गए आप लोग? डिड यू अंडरस्टैंड? एक बार देख ले स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। हमें पता है कि टीएन गोदावर्मन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 2003 लैंडमार्क इन्वायरमेंटल केस, एक्सपैंडेड जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट इन्वायरमेंट। बैकग्राउंड देख लेते हैं इस केस का। द गोदावर्मन लिटिगेशन ओरिजिनली बिगेन टू एड्रेस इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ओवर टाइम इट इवॉल्व्ड इनटू अ कंटिन्यूइंग मैंडेमस, मतलब नॉट क्लोज्ड, ये केस चलता रहा। ठीक है, कवरिंग ब्रॉडर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। हाउ शुड द टर्म इन, तो इशू बिफोर द कोर्ट, क्या इश्यूज आए कोर्ट के सामने? हाउ शुड द टर्म इन्वायरमेंट बी अंडरस्टूड? भाई हम इन्वायरमेंट को कैसे समझे? हम उसको एक नैरो पर्सपेक्टिव से समझे या एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से समझे? ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी? देखो यार, इन्वायरमेंट को बहुत मुश्किल है डिफाइन करना। अगर ऑर्डिनरी सेंस में देखें तो इन्वायरमेंट क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग के अराउंड, एक पर्सन के अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट है या जो सराउंडिंग्स हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ये पॉलीसेंट्रिक होती है, मल्टीफेसेड होती है, मतलब इसके बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है, एंड डेवलपमेंट नीड्स हो सकती हैं, इकोलॉजिकल कंसर्न हो सकते हैं। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज इनडिस्पेंसिबल फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड सोशल वेलबींग। तो जो कंसेप्ट है इन्वायरमेंट का, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता टू नेचुरल रिसोर्सेज अकेले का। इट encompasses द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो व्हाट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर क्लैट पीजी स्पेसिफिकली? Environment receives a broad judicial interpretation. The judiciary adopts a purposive approach in environmental matters. Environmental concerns involve completing social, economic, and ecological interests. Environmental protection is linked with the quality of human life and sustainable development. सर जजमेंट रीडिंग करा दीजिए। ठीक है, देखो ये तो एक पीपीटी है ना, हम नेक्स्ट क्लास में ना एक जजमेंट भी लेके आएंगे। इनके सारे जजमेंट तो नहीं लेके आ सकते हैं, बट हम जजमेंट भी रीड करना सीखेंगे क्लासेस में। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि हाउ टू रीड अ जजमेंट इन द क्लास। ये आपको सिर्फ पीपीटी तक आप लिमिटेड नहीं रहो, आप बहुत सारे पॉइंटर्स अपने आप भी फ्रेम कर सकते हो आउट ऑफ द गिवन केस हियर। ठीक है, तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम एक और केस लेते हैं। ये केस है हमारा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ये वाला भी केस हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। आई टेल यू दिस केस। ये जो केस है हमारा, ये है के एम चिनप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। के एन चिनप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का केस है। ठीक है, बड़े आगे देखो, एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको डिस्कस करते हैं, जो इन्वायरमेंटल लॉ के पर्पस और फिलॉसफी को समझने के लिए बहुत यूजफुल है। पर्पस, पर्पस एंड फिलॉसफी ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्टार मार्क कर लेना। बेटा डिक्टेशन हम करेंगे। डिक्टेशन के लिए मुझे आप लोगों ने किसी ने भी अभी एज सच बोला नहीं था, बट अभी जितना आप बोर्ड पे देख रहे हो, द पीपीटी, द नोट्स, द क्लास नोट्स विच यू आर हैविंग, इट इज वेरी मच सफिशिएंट। यहाँ पे आइए, if you want dictation, I will be giving you dictation. It's up to you. I'll raise a poll on YouTube and I will raise a poll on the WhatsApp group also. अगर
स्टूडेंट्स को क्लास नोट्स ये पीपीटी सफिशिएंट लग रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल बी giving you class dictation notes also, so you can write. बाकी तो dictation I'll be giving you to making you write all the important points here. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये केस है हमारा केएम चिनप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंटल लॉ के एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इन्वायरमेंटल लॉ के एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया है। तो ये केस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ब्रॉडर कंटेक्स्ट में सामने आया था। ठीक है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ आइसोलेटेड या टेम्पररी मेजर से पॉसिबल नहीं है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसीलिए उन्हें एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है, एक बड़ा फ्रेमवर्क की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि इन्वायरमेंटल लॉ का रोल सिर्फ डिस्प्यूट सॉल्व करना नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के बीच भी एक बैलेंस स्टैब्लिश करना है। तो इस जजमेंट में जस्टिस अरिजीत पसायत ने कुछ बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि इन्वायरमेंटल लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। कोर्ट ने क्या कहा? The court said that environmental law is an instrument to protect the environment. Environmental law एक जरिया है जिसके थ्रू हम environment को protect कर सकते हैं, उसको preserve कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। यानी environmental law का primary purpose environment को safeguard करना है। तो कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि environmental law का objective सिर्फ existing environment को बचाना नहीं है, बल्कि environment की क्वालिटी को improve करना और preserve करना भी है। सिर्फ preserve करना हमारा टारगेट नहीं है, प्रिजर्व करने के साथ साथ हमें उसको इंप्रूव भी करना है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। ठीक है, प्रिजर्व तो करते ही रहेंगे, वी हैव टू आल्सो वर्क ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ द सेम। ठीक, मतलब अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है तो लॉ का काम उस डिटोरिएशन को रोकना और इकोलॉजिकल कंडीशंस को बेटर बनाना भी है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कोर्ट ने हाईलाइट की थी इस केस में, कि इन्वायरमेंटल लॉ का अप्रोच प्रिवेंटिव होता है। क्या होता है? इन्वायरमेंटल लॉ का अप्रोच क्या होता है? प्रिवेंटिव होता है, ना कि रेमिडियल। ये रेमेडी नहीं देता है, ये प्रिजर्व करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जब इररिवर्सिबल डैमेज हो जाए और उसके बाद एक्शन लिया जाए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डैमेज होने से पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं। इसीलिए इन्वायरमेंटल लॉ उन एक्टिविटीज को रेगुलेट और कंट्रोल करता है जो पोल्यूशन या इन्वायरमेंटल हार्म कॉज कर सकती हैं। तो जस्टिस पसायत ने यह भी कहा कि इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एसेंस प्रिवेंशन में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला प्रिंसिपल है यहाँ पे, तो इन्वायरमेंटल लॉ में परफेक्टली अप्लाई होता है। अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, रिवर्स हेविली पोल्यूटेड हो जाए, या बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म होने के कगार पे आ जाए, तो उन लॉसेस को पूरी तरह रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोर्ट ने फ्यूचर जनरेशंस की इंपॉर्टेंस को भी रिकॉग्नाइज किया है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के वेलफेयर के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशंस के राइट्स और वेलबींग के लिए भी एसेंशियल है। इसी फिलॉसफी ने बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कंसेप्ट को स्ट्रेंथन किया है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कीवर्ड्स जरूर याद रखिएगा कि इन्वायरमेंटल लॉ हैज बोथ प्रोटेक्टिव एंड जस्ट अ मिनट, कि इन्वायरमेंटल लॉ हैज बोथ प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव फंक्शंस। ये कीवर्ड याद रखिएगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन इज वन ऑफ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बेटा। इन्वायरमेंटल लॉ एक रेगुलेटरी टूल है जो कंट्रोल करता है हार्मफुल एक्टिविटीज को। तो कोर्ट इन्वायरमेंटल स्टैट्यूट्स को पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देते हैं ताकि इकोलॉजिकल जस्टिस अचीव की जा सके। ठीक है, तो इसीलिए केएम चिनप्पा केस हमें ये सिखाता है कि इन्वायरमेंटल लॉ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना, पोल्यूशन को प्रिवेंट करना और प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है। समझ गए?
डिड यू अंडरस्टैंड दिस केस? क्या आपको ये केस समझ में आ गया? कैन वी हैव अ ओवरलुक? ये सारे आप नोट्स पढ़ लेना, ठीक है, ये नोट्स पढ़ लेना। वैसे यही है नोट्स सारे। तो ये आप बहुत सफिशिएंट चीजें इसमें लिखी हुई, सारी चीजें हमने समझा दी है। बैकग्राउंड, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और ये तो आपको ऐसे जरूरी नहीं है, जो बच्चे क्लैट पीजे जुडिशरी दे रहे हैं उनके लिए आप लोग ये पॉइंट्स नोट कर सकते हो। बट फॉर द नॉर्मल स्टूडेंट्स दिस मच इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द फैक्ट्स एंड द कंटेक्स्ट, एंड दिस इज द केस स्नैपशॉट. Whenever you are appearing for the exam, write the case snapshot, write the facts and the context, then write the Supreme Court observation on the same. Done. And for the summary part, you can do this. ये देखो, इन्वायरमेंटल लॉ प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, इंप्रूव करता है इन्वायरमेंट को, प्रिवेंट करता है पोल्यूशन को, कंट्रोल करता है हार्मफुल एक्टिविटीज को। पूरा केस हमने ऐसे समराइज कर दिया। तो दिस इज मच बेनिफिशियल, राइट? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम्स में। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा आता है कंसेप्ट है पोल्यूशन का। क्या हो गया, ज्यादा हो गया आज के लिए? ज्यादा हो रहा है आज? ज्यादा हो रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, हम देखते हैं फिर एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। हमने कौन सा केस किया है अभी? के एम चिनप्पा किया है और टी एन गोदावर्मन किया है। तो एक क्वेश्चन तो हम ले सकते हैं ना। एमसी मेहता का केस है, अभी हमने किया ही नहीं है। अभी हमने वो केस किया, अभी हम आधे चैप्टर पे भी नहीं पहुंचे हैं। ओके, ये क्वेश्चन हम कर लेंगे क्लास में, ठीक है। तो आज हमने इन्वायरमेंट के लिए इतना ही रखे हैं। तो हमारी ये क्लास फिर से एक्सटेंड होगी। ये टॉपिक हमारा क्लास एक क्लास में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास 2 में मिलते हैं। क्लास 2 में भी हमारा मीनिंग एंड स्कोप ही रहेगा। एंड आई एम गिविंग यू सम होमवर्क क्वेश्चंस टू सॉल्व। प्लीज मेक श्योर दैट यू विल सॉल्व ऑल दोज होमवर्क क्वेश्चंस। सबसे पहले ये लिख लो, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। टुमारो आई विल ब्रिंग द व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड ऑल्सो, ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। या आप मुझे मैसेज करोगे, आई ऐड यू टू द व्हाट्सएप ग्रुप। यू कैन सेंड मी योर होमवर्क PDF, ठीक है। और जब ग्रुप बन जाएगा तो आप ग्रुप पे भी भेज सकते हो, ठीक है। होमवर्क PDF टू मी ऑन दिस नंबर, एंड आई एम राइटिंग माई email ID ऑल्सो। proprietor.takshastra@gmail.com, आप मुझे इस पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस पे भेज दीजिए या तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। एंड अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो इट वुड बी मच बेनिफिशियल, आई विल ऐड यू डायरेक्टली टू द व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ नोट डाउन सम होमवर्क क्वेश्चंस व्हिच आई एम गिविंग यू। Take a note of these homework questions. I'm not giving you any application based question today. I'm not giving you any application based question today. I am giving you questions from judiciary wala part, ठीक है। I'll be giving you questions from the judiciary wala part today. ये देखिए, I'm telling you environmental pollutant, environmental pollution, ठीक है। तो आप कौन कौन से होमवर्क क्वेश्चन करेंगे? डू क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क। डिफाइन पोल्यूशन अभी नहीं किया है हमने। मनरेगा पैकर, एक्सप्लेन पॉवर्टी एंड नहीं किया है अभी हमने। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्शन 2A, बस। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कर लेना, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट अभी हमने नहीं किया है, ये चीजें तो नहीं की हैं। तो तुम अभी ये कर लेना, इन पे ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में करके रखिएगा। 2 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट क्लास से थोड़ा लाइट रखते हैं।
एंड आपको पता है होमवर्क कहाँ सबमिट करना है. सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. एंड नेक्स्ट क्लास में एवरीबडी सिट विद योर बैरक्स. बैरक्स लेके आइएगा, बैरक मैं भी लेके आऊंगा. नेक्स्ट क्लास में हम बैरक्स के साथ मिलेंगे. और बैरक्स को साथ साथ में पीपीटीज के साथ साथ थोड़ा बैरक्ट भी देख लेंगे, बैरक्ट की लैंग्वेज को डिकोड कर लेंगे. ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगा, एक तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा. ठीक है, तो बैरक्स लेके आइएगा. अभी तो ये वाला जो लेक्चर रहेगा इस टॉपिक का, इसमें तो हम बैरक नहीं रेफर करेंगे. जब हम ऑलमोस्ट ये चैप्टर चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे, मीनिंग्स को पे बहुत थ्योरेटिकल है, उसके बाद हम बैरक्स से भी पढ़ेंगे. तो बैरक्स आप फिर भी लेके बैठिएगा क्लास में. डेली क्लास आपकी अपलोड होगी 7 बजे, एवरी डे 7 PM. एंड इफ यू आर फॉर द डाउट क्लासेस हम आपकी अरेंज करेंगे विया जूम. आप जूम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब पे. आप कभी भी लॉग इन कर सकते हैं, आपकी डाउट क्लास स्पेसिफिकली फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक. और कुछ इंक्वायरी फॉर्म भी है, वो भी आप उस पर भी अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं. तो इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं. मिलते हैं अगली क्लास में. एवरीबॉडी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.